एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना। कल हमने सब कुछ पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो पहले एनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे फ्लोरीन का, क्या है वो देखेंगे पहले। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर क्यों है हमें पता है। सबसे पहले फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला फैक्टर है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। फैक्टर नंबर 2 है हमारा इट्स साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, ठीक है ना। थर्ड फैक्टर है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इस वजह से क्या है आपका डी ऑर्बिटल के ना होने की वजह से यहाँ पर आपके ये एनोमैलिटीज शो करता है, क्योंकि ये एक्सपेंड नहीं कर सकता अपनी ऑक्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ नहीं सकता, ठीक है ना। और क्या है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी क्यों होती है, ये हमने देखा था कल कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है क्योंकि जिसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से आपस में फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। साइज छोटा होता है तो नॉन बॉन्डिंग फोर्स ज़्यादा लगाते हैं और वो बॉन्ड की लेंथ को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा बॉन्ड ईजिली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है। सेकंड लास्ट क्या है हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। ये आपके सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एनोमैलिटीज शुरू करता है। तो एनोमैलिटीज लिखेंगे, क्या क्या एनोमैलिटीज हैं। सबसे पहले एनोमैलिटी क्या है ऑक्सीडेशन की, क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से, क्योंकि एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से सिर्फ -1 वैलेंसी शो करता है और कोई वैलेंसी शो नहीं करता है, जैसे ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, जैसे कि +1 +3 +4 +5 +7 ये सारी की सारी वैलेंसीज शो करते हैं बाकी सब, लेकिन ये शो नहीं करता है, ठीक है ना। एटम्स के बारे में हमने बात करी थी जो बनाते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड इज योर डिसोसिएशन एनर्जी, कि डिसोसिएशन एनर्जी जो है इसकी कम होती है, तो हमने पहले ही देख लिया डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट PHYSIC, फिजिकल स्टेट देखेंगे किसकी HF की देखेंगे। तो HF की फिजिकल स्टेट कैसी होती है लिक्विड होती है, जबकि बाकी जिसके बारे में बात करो, चाहे HCl के बारे में बात करो, HBr के बारे में बात करो, HI के बारे में बात करो, ये सब क्या होते हैं, ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके पास क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में साथ में टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये हमें लिक्विड फॉर्म मिलता है, HF जो हमें मिलता है। सेकेंड इज नो पॉलीहैलाइड आयंस फॉर्म, नो पॉलीहैलाइड आयंस आर फॉर्म, किसी भी तरह का कोई पॉलीहैलाइड आयन आपका नहीं बनता है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बनता है पॉलीहैलाइड आयन, कोई भी क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है जो कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट बना सके। एक्सपेंडेड ऑक्टेट हम बना नहीं पाते हैं तो पॉलीहैलाइड एटम्स आपके पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, जैसे I3 नेगेटिव बनाता है, ठीक है, Cl3 नेगेटिव बनता है, Br3 नेगेटिव, ऐसे आयंस बनते हैं, पॉलीहैलाइड आयंस बनते हैं, लेकिन ये सब किसके बनते हैं ICl और Br के बनते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इसकी वजह से ये किसकी रॉ एनोमैलिटी है। और अगली एनोमैलिटी क्या है हमारे पास कि आयनिक कैरेक्टर, कैसे आयनिक कैरेक्टर जो होता है इज मोस्ट, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, हर एक बॉन्ड में इसका आयनिक कैरेक्टर होता है। अगर हम बात करें AlF की, AlF3 और AlCl3, तो AlF3 जो होता है प्रॉपरली प्योरली क्या होता है आयनिक होता है, लेकिन AlCl3 में कोवलेंट कैरेक्टर भी अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी है। और आखिरी इसका जो एनोमैलिटी है वो क्या है सॉल्युबिलिटी की है, जो कि कैसी है एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल सॉल्युबिलिटी है। तो एबनॉर्मल सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या हम बात करना चाहेंगे, बताना चाहूँगा मैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है।
तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, जो AgF होता है और CaF2 होता है, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, दिस इज सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। जबकि Ag के साथ अगर हम Cl देखें, AgBr देखें, Agi देखें, ये कैसे होते हैं सारे, ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर मैं CaCl2 की बात करूँ, ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, सॉल्युबल होता है, ये वाला सॉल्युबल होता है, ये कैसा है बेटा, इनसॉल्युबल है। तो इसके सॉल्युबल होने की वजह से क्या है, इसके सॉल्युबल होने की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये थोड़ी सी अजीब सी क्या कहते हैं, इसने नॉर्मल वे में इसने सॉल्युबिलिटी शो करी। यहाँ सॉल्युबल है, यहाँ पर सॉल्युबल नहीं है, यहाँ पर, और ये उल्टे हैं, यहाँ पर ये इनसॉल्युबल है, यहाँ पर ये सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल बिहेवियर देन द रेगुलर एटम्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना, इसकी वजह से ये एनॉर्मलिटी शो करता है। तो दीज आर ऑल द एनॉर्मलिटीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट फ्लोरीन। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट क्लोरीन। तो कुछ एटम्स के बारे में बात करना है, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, उसके बाद ऑक्सो एसिड्स और इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इन सब के बारे में बात करना है। तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट देम एंड देन फिनिश द चैप्टर। तो देखते हैं क्लोरीन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोरीन, तो क्लोरीन के बारे में शुरू करेंगे। क्लोरीन को डिस्कवर्ड CHLOR यानी क्लोरीन, इसका नाम Cl क्यों है, बिकॉज अभी बताएंगे, इसका पूरा बताएंगे। सबसे पहले क्या डिस्कवरी कैसे हुई, इट्स वॉट डिस्कवर्ड बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2, ठीक है ना। जब हमने एक्शन ऑफ HCl और MnO2 देखा, मतलब हमने क्या किया, HCl को जब MnO2 पे डाला तो हमें क्या मिली, क्लोरीन गैस मिली। तो हमें सबसे पहले ऐसे ये यहाँ से मिली थी गैस, ठीक है। जब हमने क्या किया, गलती से हमारा HCl MnO2 के ऊपर गिर गया, तो हमने देखा वहाँ पर एक गैस निकल रही है। उस गैस का कलर कैसा था, ग्रीनिश येलो, कैसा, ग्रीनिश येलो, ठीक है ना। तो इट इज़ ऐसे लिख सकते, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एक्शन ऑफ HCl एंड MnO2, अ ग्रीनिश येलो colored gas, greenish yellow colored gas, chlorine was seen and it was named as CHLOROUS, is yellow green या greenish yellow कलर इन ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ग्रीक लैंग्वेज में क्लोरस जो होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर को बोलते हैं। तो इस क्लोरस की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोरीन पड़ गया, ठीक है ना, क्लोरीन पड़ गया। इट हैज़ सफोकेटिंग स्मेल, कैसी स्मेल होती है इसकी, सफोकेटिंग, हमें सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी इसकी हमारी इतनी ज़्यादा, मतलब ये क्या कहते हैं, बुरी इसकी स्मेल होती है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम, इट कैन सफोकेट अस, ठीक है ना। सेकंड इज 2 to 5 times heavier than air, ठीक है ना। इट इज 2 to 5 times heavier than air and it is soluble in water, ठीक है ना। ये वाटर में सॉल्युबल है और एयर से 2 से 5 गुना ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है ना। तो इसका नेमिंग हमें समझ में आया। दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन की, क्लोरीन कैसा दिखता है, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ऐसा गैस है, ठीक है ना। Cl2 डायटोमिक फॉर्म में निकल में हमेशा मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन, कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे जैसे हमने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसी तरीके से सबसे पहले इसका प्रोसेस देखेंगे। बाय एक्शन ऑफ HCl और MnO2। तो रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, आप लिख देना बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड लेंगे। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है MnCl2 + Cl2 + H2, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, 4 क्यों लिखा, 2 क्लोरीन थे तो यहाँ 4 लिख दिया, और 4H हो गया तो 2 हो गया 4, ठीक है ना, सब बैलेंस हो गया।
तो दिस इज हाउ वी बैलेंस दिस रिएक्शन, ठीक है ना। इसी रिएक्शन में अगर हम MnO2 के साथ क्या करें, सोडियम क्लोराइड डालें और साथ में क्या डालें, H2SO4 डालें, तो भी हमारी मतलब अगर हम HCl को इससे रिप्लेस कर दें तो भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी और हमारा क्या बनेगा, MnCl2 NaHSO4 2H2 और साथ में क्या निकलेगा यहाँ पर, क्लोरीन निकलेगा। मतलब इसी रिएक्शन में मैंने क्या किया, HCl को रिप्लेस कर दिया सोडियम क्लोराइड और H2SO4 से, तो हमारा क्या बना, MnCl2, ठीक है ना, Na2SO4 SO2 और Cl2 जो हमें फाइनली चाहिए था। तो इस रिएक्शन को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हाउ विल बैलेंस दिस, राइट, सब सही है। क्लोरीन कितने हैं, 2 और 2 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। एंड नाउ H इज़ ऑल्सो 4 हियर, H इज़ 2, ठीक है। तो H4 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 4 और 4 8 है, तो यहाँ 4 2 जा 8 हो गया। SO4 भी हमारे 4 थे, यहाँ 4 हो गए, ठीक है। तो एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ, यस एवरीथिंग इज बैलेंस, ओके। 2H2 एंड Cl2, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मेशन है। 2 टाइप्स की प्रिपरेशन देखी हमने, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, बाय एक्शन ऑफ, ये तो पहला मेथड था लैब मेथड, ये पहला लैब मेथड था, लैब मेथड 2, ठीक है ना। सेकेंड मेथड ऑफ in formation of chlorine in lab is when we see the action of HCl on KMnO4, that is पोटेशियम पर मैग्नेट पे जब हम क्या देखते हैं, इसका HCl का एक्शन देखते हैं, तो क्या लिखता है हमें, HCl प्लस KMnO4 प्लस HCl gives KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O एंड ऑल्सो Cl2। इसको फिर से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, K1 है, K1 है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर 1 2 2 4 5 ज़्यादा दिख रहे हैं थोड़े से क्लोरीन, ठीक है ना। तो क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद H भी यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा इवन नंबर में लाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसके आगे 2 लिख दूँ तो यहाँ पर 2 4 6 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 हमारे पास KCl का Cl हो जाएगा। तो 6Cl के लिए जैसे 6 लिखूँगा तो यहाँ पर मेरा 2 है तो यहाँ 3 लिख दूंगा, 3 लिखने पे इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन को भी देखना, ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इससे पहले 4। जैसे ही 4 लिखूँगा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा H8 हो जाएंगे, तो H के आगे 8 लिखते ही ये बैलेंस नहीं होंगे। तो इसलिए क्या करना है, पहले देख के करना है हमको थोड़ा सा। तो यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ, 8 लिखने पे क्या होगा, ये 8 हो गया, तो यहाँ पर भी मेरे को कितना लिखना पड़ेगा, 8 2 16 हो गया, तो यहाँ मैं 16 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 16H, यहाँ भी 16H हो गए, 16Cl बनाने के लिए मेरे को Cl के आगे कुछ लगाना पड़ेगा, तो Cl के आगे मैं 5 लगा लेता हूँ। 10 12 13 14, अभी भी 14 ही हुआ, ठीक है ना। और बढ़ाने हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे, क्योंकि KCl2 हो चुका है, तो यहाँ पर भी 2 लगेगा। यहाँ 2 लगाते ही 4 2 8 हो गया हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर भी 8 हो गया। नाउ इट इज़ बैलेंस, ठीक है ना। तो हमने बैलेंस कर दी रिएक्शन। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को बना सकते हैं। दीज बोथ द मेथड्स आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इन लैब, ठीक है ना। नेक्स्ट डे ऑन कमिंग क्लास वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग इन द कमर्शियल प्रोसेसेस। कमर्शियल प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि हमने क्या करा, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देन यूजेस, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर यूजेस पढ़ेंगे और क्लोरीन को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो दीज ऑल वर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन लैब्स, ठीक है ना। तो कमर्शियली हम प्रोसेस जो यूज़ करते हैं वो डेकेंस प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या होता है डेकेंस प्रोसेस, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और कैसे निकलता है इलेक्ट्रोलिसिस में, क्या एनोड होता है, क्या कैथोड होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन। ओके, थैंक यू।